गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर संजय अत्री वेलकम करते हैं आज के अपने क्लास में। और आज की जो क्लास है बच्चों वो डिपेंड करती है इतिहास के अन्य विषयों से क्या संबंध। जैसे आप जब भी इतिहास आप पढ़ते होंगे तो इतिहास में आपने देखा होगा कि आपको सोसाइटी भी पढ़ना पड़ता है, आपको साइंस और टेक का डेवलपमेंट भी पढ़ना पड़ता है, आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ना पड़ता है, आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि इतिहास कई विषयों का क्या है, एक समग्र अध्ययन है। ठीक है? तो आपके इस हिस्टोग्राफी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि इतिहास का अन्य विषयों से क्या संबंध है। न केवल प्रोफेसरशिप के एग्जाम में या नेट जेआरएफ के एग्जाम में या लेक्चरशिप के एग्जाम में, बल्कि यूपीएससी के लिए भी ये बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। अभी इस बार यूपीएससी 2023 का जो मेंस हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था मेंस में इतिहास और भूगोल के अनिवार्य संबंध को लेकर, कि भूगोल कैसे इतिहास को डिसाइड करता है या भूगोल कैसे इतिहास को प्रभावित करता है। तो आज की हम पूरी क्लास में इतिहास का अन्य विषयों से क्या रिलेशन रहा है, अन्य विषयों से क्या संबंध रहा है, उसको बच्चों एक एक करके हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि इतिहास का अन्य विषयों से क्या संबंध रहा है। तो इतिहास का जो संबंध है वो आपके पुरातत्व से भी है, वो जो है आपके बच्चों भूगोल से भी है, आपके अर्थव्यवस्था से भी है, यानी आर्थिक विषयों से भी है, आपके सामाजिक विज्ञान से भी है, सामाजिक विज्ञान से भी इतिहास का संबंध है, आपके मानव शास्त्र से भी इतिहास का संबंध है। मानव विज्ञान जो आप पढ़ते हैं, जिसे आप मनोविज्ञान कहते हैं, तो इससे भी इतिहास का संबंध है। सभी विषयों में हम इतिहास की भूमिका को आज समझने की बच्चों क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इतिहास का अन्य विषयों से क्या संबंध है, उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, उसे किस रूप में बच्चों देखा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों ने इतिहास को सभी विषयों का आश्रय स्थल माना है। यानी जो इतिहासकार हैं उसका ये मानना है कि इतिहास जो है वो एक तरह से सभी विषयों का क्या है, आश्रय स्थल। ठीक है, इतिहास जो है वो सभी विषयों का बच्चों क्या है, आश्रय स्थल है। ठीक है, यानी यहीं से सारे विषय बच्चों क्या है, निकलते हैं। हालांकि ज्योग्राफी का टीचर जब आपको पढ़ाएगा तो वो कहेगा कि नहीं, ज्योग्राफी जो है वो महत्वपूर्ण विषय है, ज्योग्राफी से इतिहास बनता है, या भूगोल इतिहास की दिशा को तय करता है, या भूगोल इतिहास निर्माण को निर्धारित करता है, ऐसा ज्योग्राफी का टीचर कहेगा। बट मैं ये नहीं कहता कि मैं चूंकि इतिहास का टीचर होने के वजह से मैं उसकी तारीफ तो नहीं करूंगा अपने विषय की, बट जो रियलिटी है उसे बताने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि इतिहास का अन्य विषयों से संबंध जो है प्रासंगिक है, ये पूछा भी जाता है। जेबी ब्यूरी बहुत बड़े इतिहासकार हैं बच्चों, जेबी ब्यूरी। इनके अनुसार इतिहास राजनीति, धर्म, कला, शासन, विधि तथा परंपराओं का अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा, ये वही जेबी ब्यूरी हैं। इन्होंने एक और परिभाषा दिया था, उसे भी जान लीजिए। इन्हीं ने ये कहा था कि इतिहास, इन्होंने ये कहा था कि इतिहास विज्ञान है, का ही स्टेटमेंट है, इतिहास विज्ञान है, न न इससे कम न ज्यादा, न इससे कम न ज्यादा। ठीक है, न इससे कम न इससे ज्यादा। इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। ठीक है, तो जेबी ब्यूरी ने कहा कि भाई अब इनके इस स्टेटमेंट के बाद इतिहास के रिसर्च में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। कहा जाता है कि इनके स्टेटमेंट के बाद इतिहास में वैज्ञानिक विचारधारा का अप्रोच बढ़ गया। लोगों ने साइंटिफिक तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की। जब तक वो पूरी तरह से उसे प्रूफ नहीं कर लेते थे, प्रमाणित नहीं कर लेते थे, तब तक उस घटना को सच नहीं माना जाता था। पहले क्या होता था कि साहित्य के आधार पर या पुरातत्व के आधार पर कोई भी घटना या कोई भी इंसिडेंट अगर इतिहासकार को समझ में आता था तो वो लिख देता था। लेकिन अब जो है इतिहास का अध्ययन एक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ठीक है, इनके इस परिभाषा के बाद इतिहास की ये परिभाषा भी है जेबी ब्यूरी के अनुसार। ठीक है, जेबी ब्यूरी ने ही कहा था इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। और दूसरा जो इनका स्टेटमेंट आ रहा है इतिहास को लेकर वो है इतिहास राजनीति, धर्म, कला, शासन, विधि तथा परंपराओं का क्या है, अध्ययन है। और इसको अभी हमने आपको बच्चों बताया कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के
किसी भी चैप्टर को आप पढ़ो, चाहे वैदिक काल को पढ़ो, चाहे मौर्यन काल को पढ़ो, तो मौर्य काल का राजनैतिक इतिहास आप पढ़ते हो, आर्थिक इतिहास पढ़ते हो, सामाजिक इतिहास पढ़ते हो, मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ते हो, ठीक है, मौर्यकालीन कला और संस्कृति पढ़ते हो, मौर्यकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ते हो। तो वही बात तो इन्होंने भी कहा कि राजनीति, धर्म, कला, शासन, विधि और परंपराओं का अध्ययन ही क्या है? इतिहास। दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, इस परिभाषा को मिस मत करिएगा, ठीक है। जिसमें व्यक्ति और समाज की बौद्धिक, मौलिक और भावनात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बहुत सही बात इन्होंने कहा कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, ठीक है, हम चाहे राजनीति को पढ़ें, चाहे धर्म को पढ़ें, या चाहे कला को पढ़ें, तो किसी भी काल की अगर हम कला को पढ़ रहे हैं तो उस समय के राजा और उस समय का जो समाज है कि बौद्धिक और मौलिक जो भावनात्मक क्रियाएं हैं, हम उसी को पढ़ेंगे। यानी समाज जिस धर्म को वैचारिक स्तर पर मानेगा, कला में उसका प्रभाव दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो अध्ययन किस चीज का होता है? बेसिकली वो अध्ययन होता है धर्म, कला, शासन और विधि का। किस रूप में? बौद्धिक और मौलिक भावनात्मक क्रियाओं, यानी उस समय के समाज की जो बौद्धिक और मौलिक भावनाएं होती हैं, उनकी क्रियाओं का ही परिणाम होता है उस समय का विधि, उस समय के प्रशासन, उस समय के समाज पर। जैसे इसको व्यवहारिक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए वर्तमान समाज में अगर आप देखें, ठीक है, जैसे वर्तमान कला का अध्ययन आपको करना हो या वर्तमान धर्म का अध्ययन आपको करना हो, तो आप क्या करोगे? भाई जो हमारा वर्तमान हिंदुस्तान का समाज है, उसमें जो बौद्धिक या जो सामाजिक क्रियाएं हो रही हैं, उसी को समझकर आप उसके समय के धर्म को समझने की कोशिश करोगे। आज की जो सामाजिक भावना है, अगर आप उसको समझेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा तुरंत लग जाएगा कि हिंदूवादी भावना जो है बड़ी तेजी से समाज में चल रही है। तो सीधी सी बात है, उसके धर्म पर भी हिंदुत्व का प्रभाव दिखेगा, और उसके एग्जाम्पल आपको स्थापत्य कला में भी दिखाई देने लगेंगे। मंदिरों का निर्माण, तमाम चीजों, कॉरिडोर का निर्माण, ठीक। तो कहने का मतलब है कि किसी भी समय के धर्म या किसी भी कला को समझना हो, या विधि को समझना हो, या शासन को समझना हो, तो उस समय के समाज के जो बौद्धिक या वैचारिक लोग हैं, उनकी भावनात्मक क्रियाओं को समझना जरूरी है। इसका संबंध अन्य विषयों से होना स्वाभाविक है। इसी तरह जॉनसन का भी मानना है, इतिहासकार जॉनसन का भी मानना है कि इतिहास अन्य सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि है, अर्थात समाज का ताना बाना के साथ बुना जाता है। बहुत अच्छी बात कहा बच्चों इन्होंने। जॉनसन महोदय ने क्या कहा? जॉनसन महोदय ने कहा कि इतिहास अन्य सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि है। इतिहास अन्य सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि है। तो बात तो वही है, बस कहने का तरीका अलग है। इतिहास अन्य सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? जॉनसन का। ये किसकी परिभाषा है बच्चों? जॉनसन की। परिभाषाओं को याद रखते चलिएगा, ठीक है। ये परिभाषा जॉनसन की है। अब देखिए, अतः स्पष्ट है कि इतिहास के अध्ययन में अन्य सहायक विज्ञानों की भूमिका न केवल अपेक्षित है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इतिहास का पुरातत्व से संबंध, ये आपका पहला टॉपिक है, ठीक है। इतिहास का पुरातत्व से संबंध, पहले हम देखेंगे इतिहास का पुरातत्व से संबंध। अभी तक आपने देखा कि इतिहास का पुरातत्व से संबंध, ठीक है। इतिहास का पुरातत्व से संबंध, ये आपका पहला है, ठीक है। यानी इतिहास का पुरातत्व से, आर्कियोलॉजी से क्या संबंध है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले इतिहास का पुरातत्व से घनिष्ठ संबंध है। इतिहास निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों यथा अभिलेखों, मुद्राओं तथा पुरावशेषों का बच्चों बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। क्योंकि जो इतिहास आप लिखते हैं, ठीक है, उस इतिहास में आपने देखा होगा कि जब आप इतिहास का स्रोत पढ़ाया जाता है, तो इतिहास के स्रोत में आपको मूल रूप से दो बताया जाता है, कहीं कहीं आपको तीन भी बताया जाता है, ठीक है। अगर आप इतिहास के स्रोत को आप पढ़ेंगे तो पहला आपका पुरातात्विक स्रोत हो जाता है, पुरातात्विक स्रोत से आगे आगे आपको पढ़ाऊंगा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत,
साहित्यिक स्रोत हो गया, और आपका विदेशी विवरण यानी जो विदेशी साहित्य है, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक स्रोत। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, तो जब आप पुरातात्विक स्रोत पढ़ते हैं तो आप इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप एपिग्राफी। पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी का मतलब होता है पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन। ठीक है, और जब पैलियोग्राफी की बात आती है, पैलियोग्राफी क्या है? तो पैलियोग्राफी का मतलब होता है प्राचीन तिथियों का अध्ययन। पैलियोग्राफी मतलब होता है प्राचीन तिथियों का अध्ययन, प्राचीन तिथियों का अध्ययन, इसे हम पैलियोग्राफी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हमने कोई इंस्क्रिप्शन पाया, कोई अभिलेख पाया, तो उस अभिलेखों पर जो डेट्स हैं, जो प्राचीन तिथियां हैं, उनके अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, अब इस पुरातात्विक स्रोत में आता क्या क्या है? इसमें अभिलेख आता है यानी इंस्क्रिप्शन आता है, अभिलेख हो गया, आपके स्मारक हो गए यानी भवन, आपकी मुद्रा हो गई, ठीक है, आपके मृदभांड यानी मिट्टी के बने बर्तन, मृदभांड हो गए यानी पोट्री, ये सब आपके पुरातात्विक रिसोर्स में आते हैं। मुद्रा का जब आप अध्ययन करते हैं तो इसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। मुद्रा के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, से न्यूमिस्मेटिक्स की संज्ञा दी गई है। हालांकि जब आपको पुरातत्व पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल से आपको बताएंगे। तो पुरा माने होता प्राचीन, तत्व माने तत्व, यानी ऐसी कोई भी चीज जो जमीन के नीचे से पाई गई हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पुरातत्व, पुरातात्विक रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, और जो इसे खोजेगा उसे हम पुरातत्वविद कहेंगे, और जहां से ये पाई जाएगी उसे हम पुरा स्थल कहेंगे, यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, तीन चीजें हमने बताया। ठीक है, देखिए, कहते हैं कि तिथि निर्धारण एवं इतिहास में एक रूपता बनाने की दृष्टि से अभिलेख का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, अभिलेख सबसे ज्यादा जरूरी होता है। महान पुराविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है, इनका मानना है कि पुरातत्व से तात्पर्य मात्र भग्नावशेषों से नहीं है। यानी कनिंघम साहब ये कहते हैं कि पुरातत्व का संबंध केवल उन चीजों से नहीं है जो जमीन पे ढह गई हैं या गिरी हुई पाई गई हैं, उससे ही केवल संबंध नहीं है, बल्कि इतिहास के अन्य पहलुओं से भी है। कनिंघम ने केवल न केवल ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत के पुरातत्व की ओर आकर्षित किया, बल्कि के महत्व पर भी उन्होंने कई बार लेख लिखा, और प्राचीन स्थलों के सर्वेक्षण द्वारा इतिहास और पुरातत्व के मिथ्य अनिश्चितता को उजागर करने का प्रयास किया। इसीलिए पुरातत्व के बच्चों, हालांकि पुरातत्व के जनक वैसे कनिंघम माने गए हैं, ठीक है, सॉरी, रॉबर्ट्स ब्रूसफुट माने गए हैं। यह स्पष्ट है कि इतिहास का घनिष्ठ संबंध पुरातत्व से है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत ही इतिहास को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो इतिहास की महती आवश्यकता को दर्शाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भाई जो इतिहास आप लिखते हैं, जिस घटनाक्रम का विवरण किसी हिस्टोरियन द्वारा किया जाता है, उसको क्या करता है? वो रिसोर्सेस के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर लिखता है। तो प्रमाणों में सबसे ज्यादा एथेंटिक रिसोर्स आपका आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स होता है, इसमें परिवर्तन की संभावनाएं नगण्य होती हैं, या कहिए कि बहुत कम होती है। इसलिए बिना पुरातात्विक रिसोर्स के इतिहास लिखना बच्चों क्या है? मुश्किल है। ठीक है, तो बिना पुरातात्विक रिसोर्स के इतिहास लिखना मुश्किल है। तो समस्त स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपका क्या है? पुरातात्विक रिसोर्स है। ठीक है, पुरातात्विक जानकारी ने इतिहास को ठोस आधार प्रदान किया है, जिस पर तत्कालीन इतिहासकारों ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। सच तो यह है कि पुरातात्विक सामग्री के अभाव में वस्तुपरक इतिहास लेखन कदाचित संभव नहीं है। ठीक है, यानी बिना इसके इतिहास लेखन बच्चों संभव नहीं है। ठीक है, तो पुरातत्व का महत्व जो है आपका इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, पुरातत्व का महत्व बच्चों आपको इससे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला है इतिहास और भूगोल का संबंध। इतिहास और भूगोल के बीच जो है अनिवार्य संबंध, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास और भूगोल के बीच क्या अनिवार्य संबंध है। एक सेकंड बच्चों, 1 सेकंड।
तब तक आप लोग उसे देखते रहिए 1 सेकंड। हाँ, एक चीज बच्चों आप लोगों को और आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और यहाँ पर अब हालांकि एक बार तो मैं सोचा कि अभी ना बताऊं आपको, बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, टर्मोलॉजी है, इनको बता देना चाहिए। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे हमने टर्मोलॉजी आपको डिस्कस किया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की टर्मोलॉजीज आपको पूछी जाती हैं, बहुत सारा पूछा गया है कई बार कि एपिग्राफी क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोगों को मैं नोट कराना चाह रहा था, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे अभी हमने कहा, मैं इसका एक ग्राफ बना देता हूं, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। जैसे एपिग्राफी है, ठीक है, एपिग्राफी, तो एपिग्राफी क्या है? अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना बच्चों, ये जल्दी मिलता नहीं। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है दूसरा आपका है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी, तो पैलियोग्राफी का मतलब होता है, पैलियोग्राफी यानी प्राचीन तिथियों का अध्ययन। पैलियोग्राफी यानी प्राचीन का अध्ययन, प्राचीन तिथि का अध्ययन, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, तो न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? मुद्रा का अध्ययन। मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका एक है आर्कियोलॉजी। आर्कियो आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजी कहते हैं इसे। तो आर्कियोलॉजी से हम क्या कहेंगे? पुरातत्व। ये क्या है? आपका पुरातत्व विज्ञान, ठीक है। फिर आप जो है आप देखेंगे तो आपका एक है कोरोग्राफी। कोरोग्राफी, कोरोग्राफी क्या होता है? कोरोग्राफी का मतलब होता है, कोरोग्राफी मतलब होता है क्षेत्रों का अध्ययन, ठीक है। कोरोग्राफी मतलब होता है क्षेत्रों एवं स्थानों का अध्ययन। क्षेत्रों एवं स्थानों का अध्ययन कोरोग्राफी कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र या स्थान का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कोरोग्राफी कहा जाता है। जैसे हिस्टोरियन क्या करता है, पहले जाके बच्चों वो पता करता है, टीलों को ढूंढता है कि कहाँ पर उत्खनन करने लायक है। पहले वो संभावनाओं को तलाशता है कि कहाँ पर उत्खनन करने से हमें जमीन के नीचे कोई चीज मिल सकती है। तो जब उस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कोरोग्राफी कहते हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र के अध्ययन को कोरोग्राफी कहते हैं। और एक होता है क्रोनोलॉजी। कोरोग्राफी और क्रोनोलॉजी दोनों में अंतर है। क्रोनोलॉजी मतलब होता है कि इतिहास में जो घटनाएं हैं, घटनाओं का अनुक्रम, घटनाओं के अनुक्रम का अध्ययन, घटनाओं के अनुक्रम का अध्ययन। इसका मतलब जैसे भाई बाबर का इतिहास पहले होना चाहिए, हुमायूं का बाद में होना चाहिए, ये कौन तय करता है? ये तय करता है क्रोनोलॉजी, घटनाओं के अनुक्रम का अध्ययन, ठीक है। घटनाओं के अनुक्रम का अध्ययन ये कौन तय करेगा? तो ये बच्चों आपका तय करता है क्रोनोलॉजी, ठीक है। इसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है कैडिकोलॉजी। कैडिकोलॉजी, कैडिकोलॉजी क्या होता है? कैडिकोलॉजी, कैडिकोलॉजी का मतलब होता है कि सांस्कृतिक कलाकृतियों में, सांस्कृतिक कला
सांस्कृतिक कलाकृतियों के रूप में पांडुलिपियों का अध्ययन, के रूप में पांडुलिपियां जो हाथ से लिखी जाती थी पहले, पांडुलिपियों, इसको शार्ट में आप कह सकते हैं पांडुलिपियों का अध्ययन। ठीक है, पांडुलिपियों का अध्ययन, तो शार्ट में आप इसे पांडुलिपियों का अध्ययन कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है एपिग्राफी, हमने बता दिया। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी क्या होता है? जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी मतलब होता है, एक मिनट, जीनियोलॉजी का मतलब होता है वंशावलियों का अध्ययन, या जीनोलॉजी कह सकते हैं इसे। जीनोलॉजी का मतलब होता है वंशावलियों का अध्ययन, वंशावलियों का अध्ययन, हम कहते हैं वंशावलियों का अध्ययन। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट, जल्दी से, जल्दी से बच्चों इसे नोट करो फटाफट, जल्दी से। नोट कर लिया सभी ने? जल्दी करिए, समय नहीं है भाई, फटाफट बच्चों लिखो, नोट करो फटाफट जल्दी से। अब देखो, अभी एक शब्द, एक हमने टर्मिनोलॉजी यूज किया था पैलियोग्राफी का, तो पैलियोग्राफी में हमने कहा था प्राचीन तिथियों का अध्ययन। ठीक है, उसका एक मतलब और होता है, कभी डाउट हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, उसे भी नोट करिएगा। पैलियोग्राफी का एक और नाम लिखिएगा, पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी, तो पैलियोग्राफी का एक और नाम होता है, उसे कहते हैं, एक तो आपने कहा कि भाई पैलियोग्राफी मतलब हुआ प्राचीन तिथियों का अध्ययन, प्राचीन तिथियों का अध्ययन, एक मीनिंग तो आपने ये समझा था इसका, प्राचीन तिथियों का अध्ययन, प्राचीन का अध्ययन। इसका दूसरा है प्राचीन लिपियों का अध्ययन, का दूसरा अर्थ होता है प्राचीन लिपियों का अध्ययन, प्राचीन लिपियों का अध्ययन, प्राचीन लिपियों का अध्ययन। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। इसके बाद है फिलोलॉजी, अगला है बच्चों आपका फिलोलॉजी। फिलोलॉजी माने क्या होता है? फिलोलॉजी मतलब होता है, फिलोलॉजी माने भाषा के विकास का अध्ययन, फिलोलॉजी, फिलोलॉजी यानी भाषा शास्त्र कहिए, या भाषा का, भाषा के विकास का अध्ययन, भाषा के विकास का, विकास का अध्ययन। ठीक है, भाषा शास्त्र या भाषा के विकास का अध्ययन। ठीक, फिलोलॉजी। इसके बाद एक और आपका है बच्चों जिसका नाम है सिग्लियोग्राफी, एक टर्मिनोलॉजी है सिग्लियोग्राफी, 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 तो सिग्लियोग्राफी का मतलब होता है प्राचीन सिल एवं मुहरों का अध्ययन। जैसे इंडस वैली में होता था ना, ये इंडस वैली में सिल और मुहरों का यूज किया गया है, तो प्राचीन सिल और मुहरों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सिग्लियोग्राफी, मुहरों का अध्ययन से कहते हैं सिग्लियोग्राफी। ठीक है, फिर आपका आता है बच्चों एथनोग्राफी, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी आईएएस में आया था, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी का मतलब होता है मानव का निजातीय अध्ययन। अभी ये इतिहासकारों द्वारा मनुष्य के इतिहास को अध्ययन करने में बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम पाकिस्तान के किसी क्षेत्र में, जहां पर कभी मोहनजोदड़ो हुआ करता था,
ठीक है। अगर उस सतह पर जो वर्तमान समाज रह रहा है उसका अध्ययन करके हम उस समय के इंडस वैली के लोगों का, जो मोहनजोदड़ो में रहते थे, उनका अध्ययन कर सकते हैं तुलनात्मक तरीके से। उस जातीय अध्ययन कहा जाता है, क्योंकि आपके जो जीन्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ रहे हैं। तो निजातीय स्तर पर जो अध्ययन होता है उससे हम एथनोग्राफी बच्चों कहते हैं। ठीक है। एक होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आजकल बहुत सिविल के सब्जेक्टों में काफी फेमस है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी को हम जो है पुरातत्व मानव शास्त्र कहते हैं। पुरातत्व मानव शास्त्र, पुरातत्व मानव शास्त्र एक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर दो तीन और हैं उसको भी लिख देते हैं। तो नोट करो बच्चों। या यहीं पर बगल में लिख दे रहा हूं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी मतलब होता है, ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है मानव हड्डियों का अध्ययन। मानव हड्डियों का अध्ययन, मानव हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। मानव हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी का। कि आप लोग एक बार इसको याद कर लेना, रट लेना, बाकी हम प्रैक्टिस के थ्रू फिर से एक बार रिपीट कराएंगे। ठीक है। एक ही चीज को कई बार आपको रिपीट कराऊंगा। ठीक है। और एग्जाम तक अगर जून तक आप टारगेट कर रहे हो देने का, तो आपका काफी चीज कवर हो जाएगा, काफी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए आते हैं बच्चों इतिहास व भूगोल पर। इतिहास व भूगोल पर किसी विद्वान ने कहा है कि भूगोल वह रंगमंच है जिस पर इतिहास का मंचन किया जाता है। बहुत अच्छी बात कहा है कि जहां का जैसा भूगोल होता है वहां का वैसा ही इतिहास होता है, क्योंकि भूगोल ये तय करता है कि आपका खान पान, रहन सहन, पहनावा, परंपराएं कैसी होंगी, आपकी फसल पद्धति, आपकी उत्पादन प्रणाली कैसी होगी, ये कौन तय करता है? इतिहास नहीं, भूगोल तय करता है। अब थार के मरुस्थल रेगिस्तान में अगर आपको बसना हो तो सीधी सी बात है, आप किस तरह के कपड़े पहनोगे? पतले होंगे, गर्मी लायक हो। वहां बलुई मिट्टी है तो आपका उत्पादन व्यवस्था वैसी होगा, इरिगेशन सिस्टम वैसा होगा आपका। वहां का खान पान भी वैसा होगा, बहुत स्पाइसी नहीं खा सकते आप क्योंकि गर्मी का रेंज है। ठीक है। तबीयत खराब होगी तो आपका भोजन भी वैसा होगा। तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कहा कि भूगोल ही इतिहास के निर्माण का क्या है? रंगमंच है। भूगोल की जानकारी यदि नहीं है तो इतिहास की शाखाओं का अध्ययन भी संभव नहीं है, क्योंकि जलवायु, आर्द्रता, मौसम सभी मानव जीवन एवं सभ्यताओं के निर्धारित कारक हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन को जलवायु, आर्द्रता, मौसम ये डिसाइड करते हैं। व्यक्ति के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जलवायु का पड़ता है तथा जलवायु के अनुसार वहां की ऐतिहासिक परिस्थितियां निर्मित होती। जैसे छत्रपति शिवाजी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति बच्चों अपनाए। मैदानी क्षेत्र में अगर लड़ना होता तो क्या गुरिल्ला टाइटल को, गुरिल्ला युद्ध शैली को अपनाते? भाई मैदानी क्षेत्र में तो आपको छिप कर वार करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। तो यहां पर भूगोल ने यह डिसाइड किया कि आप कौन सी सैन्य पद्धति अपनाओगे, आपके अंदर कौन सी सेना होगी। हस्त सेना तो नहीं रख सकते थे, पहाड़ों पर हाथी चढ़ेगी नहीं। ऊंट ऊंट वाली सेना नहीं रख सकते थे, चढ़ेगा ऊंट? नहीं चढ़ेगा। तो आपकी मजबूरी है कि आप अपने जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने घुड़सवार रखिए और पैदल सेना रखिए। ठीक है। और वही शिवाजी ने किया। इसी तरह सिंधु गंगा नदी की जो भूमिका रही इतिहास में वो भी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास देखा गया, चाहे नील नदी हो मिस्र की, चाहे दजला फरात हो मेसोपोटामिया की, चाहे भारत की सिंधु नदी हो, चाहे भारत की गंगा यमुना नदी हो। सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे होता था, क्योंकि नदियां ही जीवन का संचार होती थी। नदियों से ही आपका इरिगेशन सिस्टम, आपका प्रोडक्शन सिस्टम, ये सारा पैदा होता था। तो जल बिन जीवन संभव नहीं है बच्चों। तो जहां जहां आपने देखा होगा कि भारत में उत्पादक क्षेत्र रहे, अगर उत्तर भारत में आप देखो तो मिड गंगा वैली पूरे प्राचीन भारत में राजनीति का केंद्र रहा, मगध को केंद्र बनाकर राजनीति की गई। ठीक है। आप अगर दक्षिण भारत में देखोगे तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब था, जिसके लिए बहमनी और विजयनगर हमेशा लड़ते रहे। तो नदियां भी कहीं न कहीं आपके दिशा को और दशा को निर्धारित करती हैं, आपके इतिहास को निर्धारित करती हैं।
किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अतः भूगोल और इतिहास में एक सांगोपांग अध्ययन अनिवार्य है, यानी दोनों को जोड़कर इतिहास के अध्ययन की जरूरत है। और आपने पढ़ा भी, पिछले अप्रोच में हमने आपको बताया कि जो वर्तमान रिसेंट अप्रोच है उसमें इन्वायरमेंट को इतिहास में शामिल किया गया है और इन्वायरमेंटल अप्रोच से अब इतिहास को लिखा जा रहा है। ठीक है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी विशेष देश अथवा क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन करना है तो वहां के भूगोल का ज्ञान अनिवार्य है। इतिहास की समस्त प्रकाशित पुस्तकों में हम प्रारंभ में उस देश के भूगोल से संबंधित पाठ पढ़ते हैं जो भूगोल के अध्ययन और ज्ञान के लिए महत्व रखता है तथा उस विशेष देश के इतिहास पर भूगोल के प्रभाव को दर्शाता है। का वर्णन पुस्तक में उपलब्ध होता है। तो ये रहा भूगोल का, मैंने बता दिया। अब आते हैं इतिहास का समाजशास्त्र से क्या संबंध। ठीक है, इतिहास का बच्चों समाजशास्त्र से संबंध, हालांकि दोनों विषयों में बड़ा ही सारगर्भित संबंध है, दोनों में बड़ा ही अनिवार्य संबंध दिखाई देता है इतिहास और समाजशास्त्र में। कहते हैं कि सामाजिक इतिहास मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। तो समाजशास्त्र होता है, इसमें मनुष्य के नेचर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें मनुष्य के नेचर का अध्ययन करते हैं, यानी उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, टाइनबी बहुत बड़े इतिहासकार हैं, टाइनबी ने लिखा है कि समाज वह कण है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। इस बहुत अच्छी बात, ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कहा है कि समाज वह कण है जिसके आधार पर इतिहास निर्मित होता बनता है। एकदम सही बात इन्होंने कहा, समाज लिखा जाता है। समाज की विभिन्न संस्थाओं व कार्य प्रणाली का अध्ययन इतिहास को समृद्ध बनाता है। भाई जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं तो सोसाइटी में कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन सी परंपराएं हैं। जैसे आज की डेट में अगर आप देखो तो ब्राह्मण समाज का संगठन, यादव समाज का संगठन, क्षत्रिय समाज का संगठन। अब भाई आज के समाज को अगर आप पढ़ोगे तो समाज के संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना पड़ेगा, उनके व्यवहार, उनकी बौद्धिकता, उनके विचारों को समझना होगा, उनमें जो परंपराएं समाज की हैं वो पढ़ना पड़ेगा, समाज की धार्मिक भावनाओं को समझना पड़ेगा। तो अगर हम समाज की संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणालियों को समझें तो हमें इतिहास आसान हो जाता है समझना। ठीक है, अतः इतिहास और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि इतिहास में जब भी आप ऐतिहासिक अप्रोच अपनाते हैं तो उसमें समाज को जरूर आप केंद्र में रखते हैं, क्योंकि बिना समाज को केंद्र में रखे किसी भी काल विशेष का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इतिहासकार की बोधगम्य दृष्टि व वर्णन की दक्षता भौतिक रूप से समाजशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों के कारण और महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक प्रक्रिया इतिहास को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। वर्तमान में इतिहास लेखन के क्रम में सामाजिक इतिहास की भूमिका स्वतः सिद्ध हो रही है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि भाई 1980 के बाद जो सबाल्टर्न इतिहास शुरू हुआ है, सबाल्टर्न इतिहास लेखन जो स्टार्ट हुआ है, तो सबाल्टर्न इतिहास लेखन में क्या किया गया, सबाल्टर्न इतिहास लेखन में सामाजिक क्रियाओं को आधार बनाया गया है। ठीक है, यानी समाज यानी आम जनता को विषय बनाया गया। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है, आम जनता को यानी समाज को विषय बनाया गया। तो वही बात तो ये भी कह रहा है, सामाजिक इतिहास की भूमिका अब क्या हो चुकी है, स्वतः सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि अब समाज को आप केंद्र में रख कर इतिहास लिख रहे हैं। तो समाज की सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग समाजशास्त्र में होती है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार और नेचर को क्या किया जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। तो समाज को अगर, समाजशास्त्र को इतिहास से अगर आप जोड़ेंगे तो आपको एक बेहतर इतिहास लिखने में क्या होगी, आसानी होगी। इतिहासकार अपने युग की आवश्यकता है और सामाजिक मूल्यों के अनुसार इतिहास लेखन करते हैं। कामटे के अनुसार इतिहास सामाजिक शास्त्र है, इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन होता है। ठीक है, देखिए कामटे क्या कहते हैं, कामटे कहते हैं कि इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है जिसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन होता है। एकदम सही कहा इन्होंने। वही ट्रेवेलियन कहते हैं कि सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल और राजनैतिक इतिहास पंगु हो जाता है। बहुत सही कहा इन्होंने। अगर आप किसी भी समाज का अध्ययन नहीं कर रहे हो, किसी भी समाज की जानकारी आपके पास नहीं है,
तो उस समय के अर्थव्यवस्था या राजनीति को आप सही से दिखा नहीं सकते। यानी अगर दिखाने की कोशिश भी आप करोगे तो ये आपका अधूरा ज्ञान होगा, अधूरा लेखन होगा। ठीक है भाई, जैसे इन्होंने कहा कि आर्थिक इतिहास मरुस्थल और राजनैतिक इतिहास क्या होगा, पंगु होगा। ठीक है भाई, अगर मैं ये कहूं कि भाई मध्य गंगा घाटी में अगर हम केवल अशोक के साम्राज्य को दिखाएं और ये ना बताएं कि मध्य गंगा घाटी में द्वितीय नगरी क्रांति हुई थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा परिवर्तित हुई, प्रोडक्टिव हुई, जिससे यहाँ राजनीति केंद्र के रूप में उभरा, तो फिर उस राजनीति को आप समझा नहीं पाओगे सही से। ठीक है, और अगर आपने वहां के समाज का अध्ययन नहीं किया है तो ना तो राजनीति और ना ही अर्थव्यवस्था, दोनों को आप जो है समझा नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी काल विशेष के समाज का बेहतर अध्ययन करना है, ठीक है, या किसी भी काल विशेष का आर्थिक राजनैतिक इतिहास आपको लिखना है, तो वहां के सामाजिक अध्ययन की जानकारी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो वही बात यहां पर बच्चों किसने कहा, ट्रेवेलियन ने कहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अतः इतिहास व्यक्ति और समाज की संदिग्ध सैद्धांतिकता के धागों को एक प्रकार बुनता है। ये दोनों ऐतिहासिक मानों का सृजन करते हैं। के क्रियाकलाप का ज्ञान इतिहास को अध्ययन विधा के रूप में प्रतिस्थापित करता है। इस प्रकार स्पष्ट है इतिहास और समाज में अन्योन्याश्रित संबंध है। ठीक है, जैसा समाज होता है वैसे ही राजनीति और वैसे ही आपका आर्थिक इतिहास भी होता है। ठीक, अगला है इतिहास तथा मानव शास्त्र में संबंध। इतिहास तथा मानव शास्त्र में संबंध सामाजिक विषयों की वर्गीकरण के अंतर्गत मानव शास्त्र भी एक शाखा है। ये का इतिहास से घनिष्ठ संबंध है। गोविंद चंद पांडे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, ठीक है, इलाहाबाद विद्यालय के प्रोफेसर रहे गोविंद चंद पांडे, इनकी पुरातत्व पे एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, उसको जरूर पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ के जो ग्रेजुएशन और पीजी के जो बच्चे होते हैं वो इसको पढ़ते थे। ठीक है, इनका कहना है कि मानव का अध्ययन मानव शास्त्र तथा इतिहास दोनों में किया जाता है। गोविंद चंद पांडे साहब कहते हैं कि मानव का जो अध्ययन है वो इतिहास में भी होता है और मानव शास्त्र में भी होता है। दोनों विषयों में इतिहास मानव मनुष्य का अध्ययन होता है। प्रारंभ में दोनों का अध्ययन एक साथ किया जाता था, पहले इन दोनों का अध्ययन एक साथ होता था। बाद में क्या हुआ, मानव शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में निर्मित कर दिया गया। परंतु डील्थे ने, एक इतिहासकार हैं डील्थे, ये कहते हैं कि दोनों को स्वतंत्र विषय के रूप में अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, परंतु डील्थे ने, किसने इनको अलग किया, डील्थे ने, यानी इतिहास को एक अलग विषय और मानव शास्त्र को एक अलग विषय किसने बनाया, डील्थे ने बनाया। ठीक है, दोनों विषयों को अलग किसने किया, तो डील्थे ने किया। मानव का अध्ययन वह एक दूसरे में उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि इतिहास में जो है मनुष्य का अध्ययन होता है। ठीक है, इतिहास में बच्चों क्या होता है, मनुष्य का अध्ययन होता है, और मानव शास्त्र में जो है मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। ठीक है, इसको क्रियाओं का अध्ययन होता है। दोनों विषयों के पारस्परिक संबंध का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है, मानव विज्ञान में ऐतिहासिक सामग्री तथा पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है। के साथ ही मानव विज्ञान का इतिहास लेखन पर भी गहरा असर देखा जा सकता है। विशेषकर फ्रांस के एनाल्स मत के कई इतिहासकारों पर इसका साफ प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, फ्रांस में जो है वहां के इतिहास लेखन में मानव शास्त्र का बच्चों गहरा इंपैक्ट इतिहास लेखन में दिखता है। चलिए अब आइए, इतिहास का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। भाई मनुष्य इतिहास अर्थव्यवस्था से अलग हो ही नहीं सकता। जब जब अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ है तब तब आपकी सभ्यताओं में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य की प्रगति का मानदंड उसकी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आर्थिक इतिहास हमारे समक्ष अर्थ का तार्किक विश्लेषण करता है, जिसके आधार पर काल की नीतियां, उस काल की कर व्यवस्था, उस काल का व्यापार वाणिज्य को हम भली भांत क्या करते हैं, समझ सकते हैं। अर्थ के अभाव में समाज में किसी प्रकार की गतिविधि संभव नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था न हो तो आप वैसा ही जीवन जीते जैसे पाषाण काल में जी रहे थे। पहाड़ों के बीच रहते, नदियों के किनारे पानी पीते, कच्चे मांस का सेवन करते। ठीक है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन न होता, नवपाषाण काल में तो सिंधु सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता का विकास न होता। ठीक है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन न होता तो वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति न होती। अर्थव्यवस्था में बदलाव 600 बीसी में न होता तो द्वितीय नगरीय क्रांति न होती। तो जब जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ है तब तब आपके समाज और राजनीति दोनों में परिवर्तन हुआ।
तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आर्थिक परिवर्तनों के बिना सामाजिक बदलाव संभव नहीं है। अतः इतिहासकार आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित कर उसका विश्लेषण करके अपने इतिहास के प्रमाणों को और अधिक पुख्ता करते हैं। आर्थिक दशा के अध्ययन संबंधी इतिहास का नवीन रूप प्रस्तुत करता है, जो हमें आर्थिक समस्याओं के समाधान की ओर ले जाता है और इसके आधार पर इतिहास स्वयं को एक मजबूत डोर से बांध लेता है। पी शेख अली ने भी संदर्भ में लिखा है कि डार्विन ने अस्तित्व के संघर्ष के संबंध में संकेत दिया था। ठीक है, हाँ, ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत है वो डार्विन का ही है। और मार्क्स ने भी आर्थिक इतिहास पर बच्चों प्रकाश डाला है। विशेष रूप से 1919 की रूसी क्रांति के समय आर्थिक इतिहास ने अत्यंत महत्वपूर्ण जो है महत्व ग्रहण करते हुए मानव के जीवन से संबंधित अन्य पहलुओं को प्रकाशमय कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक इतिहास इतिहास का वह अंग है जिसकी समझ के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान जरूरी है। अतः इतिहास के अध्ययन में अर्थशास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, बेशक हो जाती है। रशियन क्रांति जो लेनिन के नेतृत्व में बच्चों 1917 में हुई, उसमें श्रमिकों और किसानों की मदद से उसने रूस की जारशाही सत्ता को क्या किया, बदल दिया। आप फ्रांस की क्रांति को देखो, फ्रांस की क्रांति में जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लोग भूखमरी के कगार पे आ गए, तो वहां पर लोकतांत्रिक क्रांति हो गई 1789 में, और फ्रांस की राजशाही सत्ता में लुई 16वां क्या हो गया, उखड़ गया। तो जब जब आर्थिक परिवर्तन और बदलाव हुए हैं, तब तक राजशाही सत्ता में भी बदलाव हुआ है, तब तक सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक संरचनाओं में भी बदलाव हुआ है। भाई आज के समाज में आप देखो, हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो लगातार आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक, यानी समाज का कहीं न कहीं स्तरीकरण हो रहा है, समाज बदल रहा है। अब आप गांव से निकलकर शहरों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका प्रभाव आपकी सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, हर चीज पे पड़ता है। जब आप शहर में जाते हैं तो आपकी जाति व्यवस्था कमजोर हो जाती है, क्योंकि शहर में आप बगल में जो आपका रह रहा है वो निम्न जाति का है, आप उसे हटा नहीं सकते। ठीक है, तो शहरी जीवन में क्या होता है कि आपकी जो छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जो जातीय समीकरण है, जो जाति व्यवस्था में कट्टरता है, ठीक है, या जो धार्मिक कट्टरता है, वो थोड़ा कमजोर पड़ जाती है कंपेरेटिवली ग्रामीण समाज के। ठीक है, और आपकी परंपराओं में, आपकी मान्यताओं में भी उसका फर्क दिखाई देने लगता है। तो जैसे जैसे आर्थिक परिवर्तन होता है, आप में सामाजिक बदलाव भी होने लगते हैं, आपके रहन सहन, आपके पहनावे में बदलाव आ जाएगा। ग्रामीण समाज का जो पहनावा है, जो खान पान है, शहर की अपेक्षा वो डिफरेंट दिखाई देता है। हालांकि आज शहर के आप प्रभाव गांवों में भी पड़ रहा है। तो लगातार अर्थव्यवस्था में जो बदलाव होता है, उसका इंपैक्ट आपके सामाजिक जीवन पर भी होता है। भाई एक समय था जब हम साइकिल से, बैलगाड़ी से चलते थे, आज हम हवाई जहाज और रेलगाड़ी से चल रहे हैं। ठीक है, एक समय था जब हम जो है कुर्ता और धोती पहना करते थे, आज समय है हम टाई कोट पहनते हैं। आज समय है जो है हम मैकडोना और जो है बड़े बड़े जो है होटल्स में, या चाइनीज फूड या रशियन फूड जो है हम कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, अब तो शादियों में भी जो है आपके बच्चों जो यूरोपियन फूड्स है वो आपको दिखाई देने लगे हैं। तो समय जब भाई ये जो आर्थिक बदलाव हुआ है, आप में वो क्रेडिबिलिटी और वो क्षमता पैदा हुई है, तभी तो आप उन चीजों को अरेंज कर पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये समय के साथ जो है एक बड़ा आवश्यक चीज है कि किसी भी समाज के अध्ययन के लिए उस समय के आर्थिक अध्ययन को बच्चों जरूर महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका इतिहास का राजनीति विज्ञान से संबंध। कहते हैं इतिहास राजनीति दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, बिना राजनीति के इतिहास हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो है राजनीति को केंद्र में रखकर ही इतिहास लिखता है। इतिहासकार अपने लेखन में राजनीतिक तथ्यों का समावेश करता है, उसके प्रस्तुतिकरण से राजनीति और इतिहास दोनों की संभावनाओं को जन्म देता है। प्रोफेसर एक्टन का कहना है कि राजनीति वह विज्ञान है जो विज्ञान इतिहास की धारा से एक प्रकार जुड़ा हुआ है, जैसे कि स्वर्ग के कण नदी की रेत से जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति वह पक्ष है कि विभिन्न धाराएं जैसे राजा, प्रजा, टैक्सेशन सिस्टम, जनता, संविधान, न्याय इत्यादि का अध्ययन इतिहास की मुख्य धारा को साथ मिलाकर किया जाता है। इसी प्रकार एक अन्य इतिहासकार ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि इतिहास राजनीति में पुनः अत्यधिक सहायक होता है, क्योंकि राजनीति पहलू ही वह भाग है जिसका उल्लेख इतिहास लेखन के अंतर्गत किया जाता है। इतिहास ज्ञान ही राजनीति बना देता है कि वे राजनीति को भली भांति समझ सकें और अपनी भूमिका का ठीक प्रकार से प्रसन्नता से निर्वहन कर सकें। तो इसको समझाना तो मुझे नहीं लगता कि जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं
कि अभी तक जो इतिहास लिखा गया है, ठीक है, अभी तक बच्चों जो इतिहास लिखा गया है उसमें राजनीति को ही केंद्र में रखकर लिखा गया है। राजा की भूमिका, राजा के प्रति प्रजा की भूमिका, राजा के समय का टैक्सेशन सिस्टम, राजा के समय का ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासन, राजा के समय का कानून और न्याय व्यवस्था, यही आपको पढ़ाया जाता रहा है और यही आप पढ़ते रहे हैं। ठीक है, तो भाई अगर राजनीतिक व्यवस्था आप नहीं लिखोगे तो फिर इतिहास को कैसे लिखोगे, किसका इतिहास दिखाओगे, कैसे बताओगे कि भारत में गणतंत्र भी था तो राजतंत्र भी था तो वर्तमान में लोकतंत्र भी है। इस राजनीतिक स्वरूप में जो परिवर्तन समय के साथ हुआ या राजसत्ता में नेतृत्व के स्तर पर जो परिवर्तन समय के साथ हुआ, उसको दिखाने के लिए आपको इतिहास में राजनीतिक मूल्यों को या राजनीति को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। ठीक है, ना इनके संभव नहीं है। उपर्युक्त सामाजिक विज्ञानों के अलावा इतिहास का संबंध नीति शास्त्र से भी है, इतिहास का संबंध मनोविज्ञान से भी है, प्रकृति विज्ञान से भी है, साहित्य तथा सांख्यिकी से भी है और संस्कृति से भी है। इस संदर्भ में इतिहास ज्ञानार्जन करने का वह उपक्रम है जो अतीत के सत्य का उद्घाटन तो करता है, साथ ही वर्तमान के लिए आपको प्रासंगिक एवं भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी देता है। यहाँ पर इतिहास के इंपोर्टेंस को आप इन 3 लाइनों में समझ सकते हैं। इतिहास का क्या महत्व है। इतिहास न केवल आपके अतीत से आपको जोड़ता है बल्कि बेहतर भविष्य कैसे आप बनाओगे अपने अतीत से आप सीख सकते। ठीक है, मानव की सहज जिज्ञासा से उत्पन्न हुए प्रश्नों और प्रश्नों की समझ को उसने परीक्षण और तर्कों के आधार पर निष्कर्ष के रूप में आपके सामने रखा है, वही इतिहास है। भाई उसने तथ्यों को प्रामाणिकता के तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश किया ताकि आपके मन में कोई भ्रम है, कोई अविश्वास है, वो समाप्त हो सके। इतिहास व्यक्ति की क्रिया, उसकी भावना, की भौगोलिकता की भावना को स्पष्ट करता है तथा इसके लिए अन्य विषयों से भी संबंध होना स्वाभाविक है। इतिहास का ज्ञान एक अकादमिक मात्र नहीं है बल्कि पूरी मानवता का संपत्ति है। ठीक है, तो इतिहास के महत्व को बच्चों हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना इतिहास के ना कोई जीवन है ना कोई सार है। ठीक है, इतिहास का महत्व इस बात में है कि इतिहास आपके पूरे अतीत को आपसे जोड़ता है, आपके अतीत के आधार पर आपके वर्तमान को संचालित करता है और आपके वर्तमान के आधार पर आपको एक भविष्य की तरफ ले जाता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ जुड़कर आपका भी एक बेहतर भविष्य बनेगा और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप अपनी कतार में कुछ लोगों की संख्या जोड़ते रहिए जो अभी तक आप लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पिछले कई महीनों से आपके साथ जुड़ा हूं, अभी तक मैंने नहीं कहा था कि नहीं आप लाइक शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, लेकिन अब कहता हूं। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करिए, उम्मीद है कारवां अपना लंबा होगा। ठीक है, थैंक यू।